हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जीके जीएस की क्लास लेकर आइए, वो भी स्पेशली। तो आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। और इंडियन हिस्ट्री में एक एरिया होता है मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, उसके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये एक स्पेशल क्लास है और इस क्लास में आपको इतना मज़ा आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, आज एक स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बनाकर लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री के। तो पहले क्या करेंगे ना, हम हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे इतिहास का उदय हुआ, किस तरह से इतिहास बना और भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन स्रोत के हिसाब से इतिहास को किस तरह से हम पढ़ेंगे, कौन से एरिया को किस इतिहास में रखा जाता है, कौन से एरिया को किस इतिहास में रखा जाता है, और मतलब इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद कहाँ से क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए स्टडी के हिसाब से पहले एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ठीक है, बिल्कुल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो खास करके हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अध्ययन के हिसाब से, ठीक है, स्टडी के रूप में अध्ययन के हिसाब से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन के हिसाब से भारतीय इतिहास को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग में बांटा गया है, एकदम बिल्कुल। देखिए अगर आपको हिस्ट्री का एक भी चीज़ पता नहीं है ना, तो इस वीडियो को देखिए, इस क्लास को अटेंड करिए, इतना मज़ा आने वाला है आज कि आपको हिस्ट्री का कोई भी डाउट रुकेगा ही नहीं। मतलब सब समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह से इस तरह की घटना घटी थी। ठीक है, तो अध्ययन के हिसाब से, ठीक है, स्टडी के रूप में, स्टडी के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। अब देखिए कौन सा, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया स्टडी के लिए? 3 भाग में। पहला जो है, बिल्कुल अगर आप जान रहे फिर भी आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना है। पहला जो है ये हमारा कहलाता है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसको अगर हिंदी में कहें हम लोग तो ये हमारा कहलाता है प्राचीन भारत। नाम से ही लग रहा है कि बहुत पुरानी सभ्यता के बारे में डिस्कस होगा। प्राचीन भारत ये जो है ना, ये आदि मानव काल से, ठीक है, आदि मानव काल से लेकर, ठीक है, ये 711 ईस्वी तक चला। पेन और एक पेपर लेकर बैठिएगा, एकदम बिल्कुल लेवल में समझाने वाले हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत जो है, ये हमारा आदि मानव काल से लेकर, बिल्कुल जब आदि मानव का खोज हुआ था ना, तब से लेकर अफ्रीका के जंगलों में, कालाहारी जंगलों में सर्वप्रथम आदि मानव को देखा गया था, ऐसा स्रोतों का कहना है। ठीक है, तो आदि मानव काल से लेकर 711 ईस्वी तक प्राचीन भारत चला। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। अब देखिए दूसरा जो हमें पढ़ना है, ये दूसरा का जो हमारा नाम है, इतिहास का दूसरा एरिया जो है, ये हमारा कहलाएगा मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल बीच का एरिया, यानी इसको हम कौन से नाम से जानेंगे? इसको हम कहेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो अध्ययन के स्रोत के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ये कब से कब तक चलेगा? ये जो है ये आपका 711 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 711 ईस्वी से लेकर औसतन माना जाए तो, हालांकि ये मुगल साम्राज्य 1707 तक रहता है, लेकिन अगर मानकर रियलिटी माने तो ये 1857 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, प्राचीन भारत जो है वो, मध्यकालीन भारत जो है, जिसके बारे में आज इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 711 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन। बिल्कुल सब लोग आकर बिल्कुल अच्छे से क्लास को ज्वाइन करिए और अच्छे से रुकिए। ठीक है, आपको बिल्कुल समझाते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम हिंदी में कहेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, ये 1857 ईस्वी से लेकर, ठीक है, वर्तमान जो हो गया ना,
अभी 1 सेकंड पहले जो घटना घटी उसको ही हम इतिहास कहते हैं। अब सवाल है सर इतिहास कहते किसको हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं या हमारे अभी मतलब वर्तमान से पीछे की जितनी भी घटनाएं हैं उसको इतिहास कहा जाता है। टेंस पढ़ा होगा आपने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो हमारा पास्ट टेंस हो गया ना वही हमारा भूतकाल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये हमारा ये 3 एरिया है जिसको भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत आदि मानव काल से लेकर 711 ईस्वी तक चला। मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत 711 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत 1857 से लेकर वर्तमान तक चला। तो ये वाला एरिया जो है आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पहले आप इतना अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि फिर आगे हम इस एरिया को कवर कर सकें, ठीक है। कौन सी हिस्ट्री को आज हम पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले तीनों के बारे में, 5-5, 2-2, 4-4 मिनट, फिर हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। मतलब ये वाला एरिया आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं मध्यकालीन भारत को। तो समझ में आ गया, हिस्ट्री की 3 किताबें होती है, 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है भारतीय इतिहास को। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, ठीक है। तीनों को अगर माना जाए, ठीक है, तो ये मिनिमम कम से कम, ठीक है, अगर आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो या सीजल वगैरह का, तो कम से कम तीनों को अगर माना जाए तो 3-3 महीने की क्लास होती है। एवरेज अगर नॉर्मल माना जाए, एक छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो कम से कम 2-2 महीना तीनों को पढ़ना होता है। 6 महीने की ये क्लास होती है, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाने का सोच रखा है तो कम से कम 2-2 महीने की क्लास होती है, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग और मैथ का कंप्लीट कोर्स करना है तो प्ले स्टोर पे हमारा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक हमने डाल दिया है, कैसे यूज करना है ये भी बता दिया है, ठीक है। चलिए तो पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना ये लगभग में आदि मानव काल से, हालांकि हम इसमें डीपली घुसेंगे नहीं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, इस पर डीपली चलेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे हम समझाना चाहेंगे आप लोग को कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना प्राचीन भारत जो है वो आदि मानव काल से, इसकी काल से जो चल रहा है काल, उस वहाँ से शुरुआत हुआ और ये चलते 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 711 ईस्वी तक हुआ। पहले देखिए आदि मानव काल आया, ठीक है, फिर 3 काल आए, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आग की खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। आदि मानव धीरे 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 मनुष्य के रूप में धीरे धीरे बढ़ते रहे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अगर सभ्यता की बात करें तो इतिहास में माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है ना, सभ्यता मतलब संस्कृति, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति जो है सभी भारतीयों का कहना था, ये कब का कहना था, सन 1921 1921 ईस्वी से पहले सभी का कहना था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है, जिसका उदय आर्यों के द्वारा, आर्य समझ रहे हो ना, आर्यों के द्वारा उदय किया गया था। लेकिन सन 1921 ईस्वी में खुदाई हुई, ठीक है, और उस खुदाई से पता चला कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता नहीं, वो कोई और है और उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो पहले हम लोग आदि मानव काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सभ्यता में डिस्कस करेंगे। इसमें बढ़ रहे हैं एंशिएंट में, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, पहले माना गया था 1921 ईस्वी से पहले सभी लोगों का कहना था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वैदिक सभ्यता है, जिस सभ्यता का विकास आर्य समाज के द्वारा की गई थी, वो वैदिक सभ्यता है, वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में खुदाई हुई, खुदाई में जो अवशेष मिले और अवशेषों को आकलन करने के बाद पता चला, ठीक है, कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता ना होकर कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक है, क्योंकि हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। तो प्राचीन में भारतीयों का कहना था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन 1921 ईस्वी के बाद जब इसकी खोज हुई सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसके अवशेषों से यह पता चला कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है, क्योंकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000, समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अभी इस पर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके फिर यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। कहना था कि वैदिक सभ्यता
ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है इसको दो भाग में बांटा गया था। एक जो था वो 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। एक ईसवी होता है, एक ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म को ईसा पूर्व से हटकर ईसवी कहा गया था, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, पहला एरिया। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है। और एक 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व कहा गया था, ठीक है। मतलब वैदिक सभ्यता जो था इसका दो एरिया था, एक 1500 से 1000, एक 1000 से 600। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इससे भी पुरानी थी, और इसका जो जीवन काल था, मतलब इसका जो पीरियड था, ये औसतन माना गया था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कहीं 2300 से 1700 भी देता है, कहीं 2400 से 1750 देता है। ये अवशेषों के आधार पर आकलन किया गया था, इसलिए इसका एक निश्चित सीमा जो है वो निर्धारित नहीं किया गया, थोड़ा अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कहीं कुछ और दिखेगा, कहीं कुछ और दिखेगा। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता ना होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया था, ठीक है। किस आधार पे? अवशेषों के आधार पे। देखिए, जब इस पर थोड़ा सा और अगर हम डिस्कस करें, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, 5 मिनट हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए मिडाइवल में एंट्री करने से पहले थोड़ा सा एंशिएंट का नॉलेज होना चाहिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं थोड़ा सा, बस 5 मिनट के लिए एंशिएंट, फिर हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग बना देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत, नाम से ही लग रहा है प्राचीन भारत। कहिएगा सर एंशिएंट हिस्ट्री तो प्राचीन इतिहास होना चाहिए ना, ये प्राचीन इतिहास के या प्राचीन भारतीय इतिहास के या प्राचीन भारत के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के या प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए काल को जो है ना, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था एंशिएंट। एक होता था पूरा पाषाण काल, पाषाण काल आपने सुना है ना, ठीक है। काल को जो है वो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये सब एरिया जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का एरिया है। पूरा पाषाण काल सबसे पहले वाला, मध्य पाषाण काल बीच वाला, ठीक है, और ये नव पाषाण काल जिसमें पहिए की खोज हुई, आग का आविष्कार हुआ, ये सब नव पाषाण काल की देन है। तो खैर इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा एरिया है एंशिएंट नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग समझिए इस चीज़ को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 2 ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे आते गए और ये 711 ईस्वी तक चला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग छोड़िए, एंशिएंट पे डिस्कस बाद में करेंगे, किसी और दिन एंशिएंट को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। तो हमने आपको बताया, ठीक है, कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और जो दूसरा वाला एरिया है मिडाइवल हिस्ट्री, इसको आज हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग बनाइएगा मिडाइवल हिस्ट्री, इसको हिंदी में लिखेंगे मध्यकालीन, कॉपी में नोट करिएगा बिल्कुल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आज हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही लेवल का होगा, ठीक है। छोटा मोटा लेवल मत समझिएगा, हिस्ट्री एकदम बिल्कुल ऐसे घुसाएंगे आपके माइंड में कि बिल्कुल जाएगा एकदम, पूरा पूरा रुकेगा भी, और बहुत ही कॉन्सेप्ट पर, ओके। करे चलिए, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल यहाँ से करते हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है इसको ठीक से करते हैं, यहाँ लिखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, इसको हम कहेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये कब से कब तक चला था? 711 ईस्वी से लेकर 1857, 1857। इसको पहले अपनी कॉपी में इतना नोट करिए तो जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा इशू है, हाँ जी। चलिए अब ठीक है, ओके।
अब ठीक है बिल्कुल। अच्छा, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि मध्यकालीन भारत है क्या। तो देखिए, इतिहास का वो हिस्सा जो बीच वाले एरिया में पड़ता है, और इसको हमने बताया कि मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो 711 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1857 ईस्वी तक चला। अब देखिए 711 से क्या क्या घटना घटी, यहाँ पे हम आप लोग को पहले एकदम ऊपर ऊपर ही थोड़ा थोड़ा लेकर चलते हैं, ठीक है। पूरा मिडाइवल हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं, फिर एक एक टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो करें शुरू, रेडी, ओके। सबसे पहले समझिएगा कि एक व्यक्ति थे, अरब के एक राजा थे, ठीक है। अरब के एक राजा थे और इस राजा का नाम था मंसूर हज्जाज, ठीक है। ये अरब के एक राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज। पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। और मिडाइवल हिस्ट्री शुरू करने से पहले एक बात हम आपके कान में दे देना चाहते हैं कि सन 711 ईस्वी से पहले, सन 711 ईस्वी से पहले ऐसा कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं था, बाह्य आक्रमणकारी, जो बाहर से आया हो और बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर पाया। मतलब सीधे सीधे कहिए कि 711 ईस्वी से पहले कोई भी ऐसा शासक, मुस्लिम शासक नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया। जो अंदर में थे वो तो खैर अपना काम कर ही रहे थे कंटिन्यू, लेकिन बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी से पहले नहीं हुआ था। कान में डाल दिया इस चीज़ को आपने कि सन 711 ईस्वी से पहले कोई भी बाह्य मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति थे, अरब के एक राजा थे, इस राजा का नाम था मंसूर हज्जाज, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे? अरब के राजा थे। इनका कहना था कि भारत पर अभी तक कोई मुस्लिम आक्रमण, बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम जो है वो पहला बाह्य मुस्लिम आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके भारत की संपदा को लूटते हैं, वहाँ लूटपाट मचाते हैं, उसके भारत के साम्राज्य को अपने अधिकार करते हैं और एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये इनकी सोच थी, अरब के राजा मंसूर हज्जाज की सोच थी कि भारत पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के बाद वहाँ के धन दौलत को लूटते हैं, लूट करके वहाँ एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने सन 711 ईस्वी में, सन 711 ईस्वी में दो व्यक्ति, दो भाई, जिनका एक का नाम था, अरब के राजा मंसूर हज्जाज ने अपने दो सेनापति, और ये आपस में शायद दोनों भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था बुंदेला, ठीक है। अरब के राजा मंसूर हज्जाज ने सन 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुंदेला नामक दो भाइयों को, दो सेनापतियों को भारत भेजा। भारत इसलिए भेजा क्योंकि इनका कहना था कि आप जाइए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करिए, लूटपाट मचाइए और वहाँ के साम्राज्य को अपने अधिकार में करिए, ठीक है। तो ये आ गए, कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। कब आए? 712 ईस्वी में आए और इन्होंने आकर भारत के सिंध हालांकि अभी पाकिस्तान में, लेकिन उस समय जो है वो अभी पाकिस्तान में, लेकिन उस समय वो भारत का एक बहुत अभिन्न अंग था। तो सिंध के एक राजा थे, ठीक है, सिंध के राजा, और इनका राजा का नाम था राजा दाहिर, ठीक है, राजा दाहिर। तो अरब के राजा मंसूर हज्जाज ने सन 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुंदेला नामक दो भाइयों को भारत भेजा और भारत में जाकर उन्होंने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद इनका वही उपलक्ष्य था कि राजा को हरा के यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये असफल हो गए। मतलब ये आक्रमण जो है वो असफल रहा। मतलब सीधे सीधे कहिए कि जीत किनकी हुई? राजा दाहिर की हुई। और राजा दाहिर की जीत हुई तो अरब के राजा मंसूर हज्जाज का जो सपना था ना
कि भारत पर एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालेंगे, वो सपना अधूरा रह गया। मतलब वो भारत पर आक्रमण किया तो सही, बट विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये लौट कर चला गया अब्दुल्ला और बुंदला, फिर से वहाँ अरब चला गया। लेकिन अब तो लगा राजा दाहिर को कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो दोबारा ये आक्रमण करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मंसूर हज्जाज के द्वारा फिर से अगले वर्ष सन 712 ईस्वी में, ठीक है, अपने एक बहुत ही प्रतिभाशाली सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इसका डिस्कस आपने लूसेंट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बुक में आपने सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम एक अरब का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम किसके निर्देश पर? मंसूर हज्जाज जो अरब के राजा थे। और ये मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था आक्रमण करने के लिए? ये 712 ईस्वी में आया। मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और उसने फिर वही राजा का नाम था राजा दाहिर, और ये कहाँ के राजा थे? सिंध के राजा थे। सिंध के राजा दाहिर पर सन 712 ईस्वी में, ठीक है, सन 712 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार जो है राजा दाहिर की जो है वो हार हो गई। और हार हो गई तो सिंपल सी बात है कि मोहम्मद बिन कासिम जब किस उद्देश्य से आया था? मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने आया था और लूटपाट मचाने आया था। तो लूटपाट मचाया और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालकर जितना भी धन दौलत था वो सब अरब लेकर चला गया, ठीक है, और अपना खुद का साम्राज्य यहाँ स्थापित करके वो चला गया, ठीक है। तो एक सवाल, 2-4 सवाल आएगा। पहला सवाल देखिए यहाँ पे, पहला पूछा जाएगा कि भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा अब्दुल्ला तथा बुंदेला। किसके निर्देश पे? अरब के राजा मंसूर हज्जाज के निर्देश पे। कब? 711 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन क्लियर। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में? मंसूर हज्जाज के नेतृत्व में। कब किया गया था? 712 में। लेकिन इस बार कौन जीता? अच्छा, कहाँ किया गया था? सिंध के राजा थे, उनके राजा दाहिर पर। ये भी सिंध के राजा पर किया था, ये भी। लेकिन जीता कौन? सेकेंड में मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालकर चला गया। क्लियर है? इतना अपनी कॉपी में नोट करिए, थोड़ा सा कुछ तो जरूर गया होगा माइंड में। एकदम कहानी जैसा बता रहे एकदम, ठीक है, स्टोरी की तरह। इससे बढ़िया हिस्ट्री और कोई नहीं पढ़ाएगा। ये लिख लो अपनी कॉपी में आप, ठीक है। अगर हमसे हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आया तो फिर कोई उपाय नहीं है, कहीं नहीं समझ में आएगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? पहले आप लोग बताइएगा, से यस या नो। यहाँ तक हो गया? फिर अगला जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, महमूद गजनवी, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, महमूद गजनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इतना कर लो, इतना मिटा देंगे तुरंत हम। कहिएगा सर इसको क्या लिखें? यही तो है सबसे बड़ी चीज़। अगर आपके माइंड में समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हो। अगर आपके माइंड में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे, क्या वो समझ में आया? रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए महमूद गजनवी। इसको मिटाते हैं, ये भी मिटा दे। वो आपको तो पता ही है कि मिडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे, बार बार लिखना क्या ज़रूरी है। चलिए अगला जो हेडिंग हम बनाएंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा महमूद गजनी, ठीक है, या महमूद गजनी। गजनवी, हाँ जी। कब से कब तक रहा था ये? 998 ईस्वी से लेकर 1025। आपके फीडबैक के ऊपर 1030,
आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगली क्लास कब होगी हिस्ट्री की। बहुत सारे कमेंट रहेंगे, बहुत सारा लाइक रहेगा, बहुत सारा शेयर, पता चल जाता है आप लोग शेयर करते हो या नहीं वो मुझे पता चल जाता है। हर एक स्टूडेंट का हम नाम देखते रहते हैं कि कौन कौन हमारी वीडियो पर डे शेयर करते रहता है, ठीक है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर आप हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ को शेयर करोगे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पे, तो वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि किस स्टूडेंट ने किस एरिया में हमारे वीडियोज़ को शेयर किया, ठीक है। तो वो टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। तो महमूद गजनी या महमूद गजनबी, समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अलप्तगीन, अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार, अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य का कौन था, गजनी का कौन था, संस्थापक था। समझिए इस चीज़ को। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो कहाँ का संस्थापक था, किस साम्राज्य का संस्थापक था, गजनी साम्राज्य का संस्थापक। अब देखिए बार बार माइंड में चलता है सर गजनी साम्राज्य तो महमूद गजनी होगा संस्थापक, जी नहीं, गजनी का संस्थापक महमूद गजनी नहीं था। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए सीधे सीधे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम, पहले अब्दुल्ला बुंदेला के बारे में पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सीधे वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर एक के बाद डायरेक्ट महमूद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ताराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर, ये आपने नाम सुना होगा कभी जीवन काल में, उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। गजनी का संस्थापक कौन था, महमूद गजनी नहीं, अलप्तगीन। और इसका एक गुलाम था, ठीक, इसका एक गुलाम था। गुलाम मतलब क्या, ठीक है, जो उसके अंडर होता है। जैसे आप किसी प्रदेश को जीते तो उसके जितने भी सैनिक हो गए वो आपके गुलाम कहलाएंगे, ठीक है। तो अलप्तगीन का गुलाम, ठीक है, उसका अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। क्या नाम था, सुबुक्तगीन, ठीक है। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, उसका गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। और महमूद गजनी या गजनबी कहिए, ठीक है, महमूद गजनी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, अलप्तगीन का गुलाम या दामाद कहिए सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, ठीक है। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, महमूद गजनी के बारे में। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महमूद गजनी, आप इसको गजनबी भी कह सकते हैं, सेम एक ही आदमी है, नाम दो है, ठीक है। जन्म, महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। गद्दी पर कब बैठा, मतलब गजनी साम्राज्य का संस्थापक कब बना, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा, संस्थापक नहीं, 998 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। भारत पर आक्रमण, ठीक है, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। कितना बार आक्रमण किया, सोचिए, भारत पर 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। और प्रथम आक्रमण कब था, ये किया गया था 1001 ईस्वी में, ठीक है। सबसे चर्चित आक्रमण 1008 ईस्वी में, ये मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम जीत बताई गई थी, ठीक है। मतलब पहला आक्रमण भारत पर सबसे पहले 1001 में, सबसे चर्चित आक्रमण 1008 में मूर्तिवाद के प्रति, और इससे भी चर्चित आक्रमण, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण इसको हम कहेंगे, सबको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। 1025 में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर की लूट, ठीक है, सोमनाथ मंदिर की लूट। सबसे अंतिम आक्रमण 10
102027 1027 जाटों के विरुद्ध। सबको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जाटों के विरुद्ध, ठीक है। और मृत्यु 1030 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए पहले कॉपी में, फिर हम आपको इसको कॉन्सेप्ट के बाय बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाते हैं। इतना तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ जी बिल्कुल। नोट करिए, इसको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आज बहुत लंबा लेके चलते हैं क्लास को, जो हो जाए सीख लेंगे पूरा। मिडाइवल तो अच्छा खासा एरिया कवर कर देंगे। तो देखिए अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, उसका दामाद था सुबुक्तगीन, और मोहम्मद गजनी जो था उसी का पुत्र था। यानी ये इसका कौन हो गया, अलप्तगीन कौन हो गया, दादा हो गया, हाँ जी नहीं दादा हो गया, नाना हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से, जो भी हो, ठीक है। तो महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो गजनी साम्राज्य का मेन संस्थापक, हालांकि संस्थापक तो यही है अलप्तगीन, मेन रूप से जो है ना गजनी साम्राज्य को यही। और ये गजनी साम्राज्य आया कहाँ से, वही मोहम्मद बिन कासिम है ना, सब उसी का वंशज है। ये अरब के राजा, सिंध के राजा, राजा दाहिर मंसूर हज्जाज जो थे, वो अरब के जो राजा थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, ये उसी का वंशज है ये पूरा, और इसी का वंशज आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत दूर तक चलेंगे, ठीक है। बड़ी दूर से आए हैं और क्या इसको कहेंगे हम लोग, मुस्लिम साम्राज्य का तोहफा लाए हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए महमूद गजनी, इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। गजनी साम्राज्य की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा, जब ये 27 वर्ष की उम्र का था। भारत पर आक्रमण, इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। चर्चित आक्रमण जो था 1008 ईस्वी में मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम जीत बताई गई थी। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण देखिए, एक गुजरात में एक, ठीक है, एक सोमनाथ मंदिर है जी, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ है, गुजरात में है, समझिए इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा एरिया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसको सर्वप्रथम महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया था, मतलब 1025 में। ये भारतीय हिंदू मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जिसको सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा लूट लिया गया था। और इस लूट में बताया गया था कि 50,000 ब्राह्मणों को, ठीक है, 50,000 ब्राह्मणों को महमूद गजनी ने मौत के घाट उतार दिया था। कितने, 50 नहीं, 50,000 हिंदू ब्राह्मणों को महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के लूट के क्रम में मार गिराया था, ये कहा गया है, ठीक है। और इस लूट में महमूद गजनी ने कोहिनूर हीरा, जो अभी व्हाइट हाउस में है, कोहिनूर हीरा को लूटा था। उसके साथ साथ 20 लाख दीनार यहाँ से लूट कर ले जा रहा था, ठीक है। अब सवाल है सर दीनार क्या है, जैसे भी रुपया है ना जी, तो उस समय करेंसी जो था वो दीनार में मापा जाता था, जैसे डॉलर हो गया, टका हो गया, ठीक है। तो 20 लाख दीनार बहुत मोटी रकम मानी जाए, ये बहुत मोटी रकम थी, ठीक है। 20 लाख दीनार, कोहिनूर हीरा, ये भीम प्रथम या भीम द्वितीय यहाँ के उस समय शासक थे, ठीक है। और इनको लूट करके 1025 में ये जा रहा था। लेकिन एक जनजाति मतलब समझ रहे हो, थाल जनजाति, गोंडा जनजाति, आदिवासी लोग होते हैं ना, उस तरह से एक जनजाति थी जिनका नाम था जाटो, ये जनजाति का नाम है। जब ये 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था ना, तो जाटो जो है वो इसी पे आक्रमण कर दिया, महमूद गजनी पर। यानी एक बार कह लीजिए कि चोर के घर में चोरी करने आया जाटो, और यहाँ से ये जो 20 लाख दिनार लूटा था ना, कुछ हाथ इसके हाथ भी लग गया, क्योंकि महमूद गजनी के वो जो लेकर जा रहा था ना, उसी पर आक्रमण कर दिया। तो 1025 में जाटो कर, तो गुस्से में आकर सन 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने क्या कर दिया, जाटो पर आक्रमण कर दिया। ये महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था, अंतिम युद्ध था, क्योंकि सन 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई, और इस तरह से गजनी साम्राज्य का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन मेन जो व्यक्ति थे महमूद गजनी चल बसे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मोहम्मद गौरी। भले ही बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि जो चीज़ें आपको इरिटेट करे, उस चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है,
कम टू द पॉइंट। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपको मज़ा लग रहा है, जैसे मानकर चलो कि आप किसी ठेले पे नॉनवेज खा रहे हो, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो, तो उसको मज़ा आ रहा होगा खाने में, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि मज़ा आ रहा है ना इस कारण से। करेले का जूस देखो, ठीक है, बहुत कड़वी चीज़ है लेकिन सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो चीज़ आपको बोर करे उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, वही चीज़ आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। और जो चीज़ें आपको मज़ा दे रही है, इंटरेस्ट पैदा कर रही है, वो चीज़ सबको करेगी ना, सिर्फ आप ही को थोड़ी करेगी। क्लियर? मिटाओ में से। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अगर ये लेवल हमारा अच्छा लगे तो। ये कोई रेलवे और एसएससी का लेवल नहीं है, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। आपने गौर किया होगा कि इतनी देर से हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कभी एक बार भी नीचे तक नहीं देखा, क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन देखते हैं ना, नीचे नोट्स रखा हो रहता है, क्वेश्चन लिखाते हैं। ऐसे कभी देखा आपने कि महमूद गजनी लिख के फिर हमने नीचे देखा? यानी एक चीज़ क्लियर है कि वो चीज़ें ऑलरेडी माइंड में, मेरे बॉडी में इंक्लूड है, ये पूरा हिस्ट्री, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए, मोहम्मद गौरी। गजनी के बाद गौरी के बारे में पढ़ेंगे पूरा। आज गौरी क्लियर कर देंगे आप लोग का, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत पे शुरुआत करेंगे, और ये कल तभी शुरू होगा जब आपका लेवल फीडबैक अच्छा आएगा। और 500 दोस्त को शेयर करिएगा तब, कम से कम। और जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है जी, हमारा ड्रीम क्लासेस, ठीक है, वो बिल्कुल शेयर करेगा, ओके। जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चे वो अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत समस्या से जूझ रहा है भारत, ठीक है। प्लीज़ कम से कम सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ओके। चलिए लिख दीजिए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, थोड़ा सा लाइट चेक कर लेते हैं, ठीक से दिख रहा है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल। आज बोर तो नहीं होगा ना कोई? लंबा लेके चल रहे क्लास तो। आज कम से कम 40-50 मिनट की क्लास, कम से कम। प्लस हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा लेकर चलते हैं आज। मोहम्मद गौरी, इनका हम लिख देते हैं कब से कब तक इनका पढ़ेंगे। 1173 से लेकर 1173, हाँ, 1206, हाँ जी लिख लीजिए। इनका जो शासनकाल है वो सन 1173 ईस्वी से लेकर 1206, लंबी सीमा तक चलेंगे ये, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। लिखिएगा जल्दी से, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था बाबू? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। एक छोटा सा एरिया था, ठीक है, एक छोटा सा एरिया था, और वो उस एरिया का नाम था गौर प्रदेश। गौर प्रदेश जो था ना, ये आपको पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटा सा प्रदेश था, गौर प्रदेश। नोट करिएगा, ठीक है, कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, और पहाड़ियों के बीच में स्थित एक छोटा सा एरिया था, गौर प्रदेश, ठीक है। और गौर प्रदेश का जो राजा था, ये सन 1173 ईस्वी में, सन 1173 ईस्वी में गौरी को, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सन 1173 ईस्वी में एक छोटे से एरिया गौर प्रदेश का राजा बनाया गया। किसको? मोहम्मद गौरी के, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। मोहम्मद गौरी पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था जी। शासनकाल 1173 से 1206 तक चलेगा। पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटा सा एरिया था जिसका नाम था गौर, एक छोटा सा प्रदेश था, और मोहम्मद गौरी को सन 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश का राजा बनाया गया, मोहम्मद गौरी को। और देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर राजा बनने के साथ ही, छोटे से एरिया का राजा बनने के साथ ही भारत पर 2 बार आक्रमण किया। भारत के 2, एक 1175 में और एक 1178 में,
ठीक है। 1175 में पाटन, ये आपका गुजरात का एरिया पड़ेगा, और 1178 में मुल्तान, ठीक है, सिंध तथा मुल्तान, शायद ये ठीक है ना, ठीक होगा बिल्कुल। तो जब ये गौर प्रदेश का राजा बना मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, तो भारत पर 2 बार इसने आक्रमण किया। एक था 1175 में पाटन, ये गुजरात का एरिया है, मुल्तान ये सिंध पाकिस्तान का एरिया, ये पाकिस्तान में चला गया। तो प्रश्न आएगा कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौर प्रदेश का राजा कब बना? ठीक है, तो ये जो है ना, ये गौर प्रदेश का राजा सन 1175 पाटन 1173 में गौर प्रदेश का राजा बना, और 1175 में पाटन गुजरात के एरिया पर इसने आक्रमण कर दिया, और 1178 में मुल्तान, ये सभी भारत का एरिया है। 2 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये नॉर्मल सा छोटा सा आक्रमण था, इससे कोई भारत के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं। इसके बाद जो है ना, एक भारत के एक राजा थे, ठीक है, और हाँ, भारत के एक राजा थे, और इस राजा का नाम था जी राजा जयचंद। राजा जयचंद, समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब ये सन 1173 में गौर प्रदेश का राजा बना, 75 में भारत के पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, 1178 में मुल्तान सिंध इस एरिया पर आक्रमण किया। उसके बाद भारत पर कोई फर्क पड़ा नहीं, नॉर्मल सा एरिया पर आक्रमण किया, कुछ हुआ नहीं उससे। तो भारत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जयचंद। ये हिंदू भारतीय राजा थे, और ये मुस्लिम, समझ ही रहे उधर का एरिया, तुर्क वगैरह ये सब था, ठीक है। तो ये जो राजा जयचंद जो थे ना, ये इन्होंने क्या कर दिया कि आओ ना देखा ताओ, उसके बाद राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया, यानी सीधे सीधे कहिए युद्ध का जो है वो न्योता दे दिया कि आइए, राजा जयचंद बोले कि आइए और आकर हमसे युद्ध करिए और हमें पराजित करिए। तो गौरी बोला ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1190-91 के आसपास जो है, ये जो है ना ललकार की गई थी, राजा जयचंद के थ्रू कहा गया था मोहम्मद गौरी को कि आइए और आकर आप हमसे युद्ध करिए। राजा जयचंद बोला मोहम्मद गौरी को, तो गौरी बोला ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है ना, समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट आप समझिए कि मानकर चलिए कि ये जो एरिया है ये गौर का एरिया है, ठीक है, गौर प्रदेश है जहाँ के राजा थे मोहम्मद गौरी। ये जो एरिया है, नहीं इसको थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा रुकिए। ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है ये राजा जयचंद का एरिया है, ठीक है। राजा जयचंद जो एक जयचंद्र, ठीक है, राजा जयचंद्र का एरिया, ये हिंदू भारतीय राजा थे, और एक व्यक्ति थे जो इतिहास में काफ़ी प्रचलित हुए, और इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। समझिए इस चीज़ को, ये पृथ्वीराज चौहान और ये जो राजा जयचंद थे ना, ये दोनों एकदम ओरिजिनल मित्र थे। तो मानकर चलिए ये गौर प्रदेश है, ये पृथ्वीराज चौहान का एरिया है, ये राजा जयचंद का एरिया है, और राजा जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को जो है ये युद्ध का संदेश दे दिए कि आइए और हमसे आकर युद्ध लड़िए। तो गौरी को ये पता चला कि अच्छा ये दोनों जो है ना ये आपस में मित्र हैं। ये ऐसा पता चला गौरी को कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद आपस में क्या है, दोनों मित्र है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जब हमको गौरी को जब है राजा जयचंद्र से आक्रमण करना है, तो बीच वाले एरिया में पृथ्वीराज चौहान मिल रहा है। तो गौरी के मन में एक विचार चला कि ऐसा करते हैं ना, पहले इसी को हटा देते हैं, ये दोनों तो मित्र हैं ना, तो ये दोनों तो मिलकर ही हम पर आक्रमण करेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ आक्रमण करने क्यों जाएं। कम टू द पॉइंट, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ आक्रमण करने के लिए क्यों जाएं। ऐसा करते हैं ना, यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये इसको हटा देंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि युद्ध की रणनीति अपनाई गई, और ये जो है ना ये चला पृथ्वीराज चौहान को से युद्ध लड़ने, ठीक है। इसका कहना था पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे भी मिलकर ही हम पर आक्रमण करेगा ना, तो पहले पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर लेते, फिर
जयचंद को हरा देंगे। तो सन 1191 में, ठीक है, सन 1191 में एक युद्ध लड़ा गया गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। तो सन 1191 में, ठीक है, तराइन नामक स्थान पे, तराइन नामक स्थान पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध लड़ा गया। और यही युद्ध इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम सुना होगा आपने, कम टू द नाम आपने सुना होगा कि तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सन 1191 ईस्वी में लड़ी गई। तो यही है ना कि सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, ऐसे लिखेंगे हम लोग, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, ठीक है, गौरी या मोहम्मद गौरी कहिए जो भी है। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सभी राजाओं ने मिलकर सपोर्ट किया। इसी कारण से तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो गया, विजयी हो गया, मतलब गौरी जो है वो हार गया, ठीक है। लेकिन अब तो लगा पृथ्वीराज चौहान को या राजा जयचंद को, क्योंकि दोनों मित्र ही था, तो अब तो लगा कि अब तो गौरी दोबारा हमला हम पर नहीं करेगा, ऐसा उसने सोचा पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन गौरी माना नहीं। सन 1192 ईस्वी में, एक साल बाद तुरंत सन 1192 ईस्वी में तराइन नामक स्थान पर ही दूसरा युद्ध लड़ दिया और ये कहा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये युद्ध जो है ना बिना बोले लड़ा गया, मतलब डायरेक्टली पृथ्वीराज चौहान पर गौरी ने आकस्मिक डायरेक्टली एकाएक हमला कर दिया और ये 1192 में किया गया। और तराइन की दूसरी युद्ध इसी को कहा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। लेकिन इसमें एकदम बिल्कुल परिणाम गलत मतलब उल्टा हो गया कि इस बार गौरी जो है वो क्या हो गया, विजयी रहा, ठीक है। तो तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, 1192 ईस्वी में सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, ठीक है। और इस बार गौरी हारा नहीं, गौरी जीत गया। तो गौरी जीत गया तो पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान खत्म। अब बोला गौरी की आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, अब की बार तुम्हारी, अब जो है तुम्हारी बारी है। तो इसी कारण से सन 1194 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान पर, ठीक है, चंदावर नामक स्थान पर कौन सा युद्ध लड़ा गया, चंदावर का युद्ध लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया जी, 1194 में। किसके किसके भी में, राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। और इस युद्ध में कौन विजयी रहा, गौरी जो है वो फिर से विजयी हो गया, मतलब जयचंद्र को भी हरा दिया। और अब जो है, और हाँ, तराइन के दूसरे युद्ध में जो है ना ये मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई थी, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है। इसी युद्ध में प्रश्न पूछा जाएगा कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद डाला गया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई जिसमें मोहम्मद गौरी जब विजयी हुआ पृथ्वीराज चौहान को हराकर, तो मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई और गौरी भी हार गया। और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है अपने सभी विजित प्रदेशों को, मोहम्मद गौरी जो है वो अपने सभी विजित प्रदेशों को अपने गुलाम या कहिए अपने सेवक, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम ने सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर कहाँ चला गया, जहाँ से आया था, तुर्क कहिए या गजनी चला गया, ठीक है। तो सन ये कब चला गया, ये लगभग में 1194 के बाद चला गया था, चंदावर युद्ध जीतने के बाद। ये कहाँ चला गया, ये गजनी लौट गया। और सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश, नाम सुना होगा अपने, गुलाम वंश के संस्थापक गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, यानी सीधे सीधे कहिए कौन से साम्राज्य की स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। और इसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे, दिल्ली सल्तनत का डिस्कस, वो भी आपके बहुत सारे कमेंट आने के बाद, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। आज मज़ेदार क्लास रहा नहीं, बाय बाय। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो भी समझा रहे हैं हम आपको। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।